नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ की बात करने वाले हैं जहां एक कानून ने अनजाने में ही सही भारत में ब्रिटिश राज की नींव रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि पूरे साम्राज्य का पहला ब्लूप्रिंट था। तो इस एक्ट को समझने के लिए हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करनी होगी। सवाल ये है कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो सरकार कैसे बन जाती है ना सोचने वाली बात। यही सवाल हमें रेगुलेटिंग एक्ट की असली वजह तक ले जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। बात करते हैं 1773 से पहले के दौर की। देखिए, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी। वो एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जो पूरी तरह से बेकाबू थी। मतलब किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं था। कंपनी के अंदर जो हालात थे, उन्हें एक शब्द में कहा जा सकता है अराजकता। इसे ऐसे समझिए, जरा सोचिए कि आज के जमाने की कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी अपनी खुद की सेना बना ले, दूसरे देशों के साथ ट्रीटी साइन करने लगे और उस पर उसकी अपनी सरकार का कोई कंट्रोल ही ना हो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की हकीकत कुछ ऐसी ही थी। और ये दिक्कतें अब छिपने वाली नहीं थीं। कंपनी के जो अधिकारी थे, वो अपना प्राइवेट बिजनेस चला रहे थे, रातों रात अमीर बन रहे थे। मतलब करप्शन जिसे कहते हैं ना, वो अपनी पीक पर था। व्यापार पर कोई लगाम नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से ढह चुका था। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और बस यहीं से ब्रिटिश संसद की एंट्री होती है इस कहानी में। भारत से जो खबरें पहुंच रही थीं करप्शन की, मिसमैनेजमेंट की, उन सब ने पार्लियामेंट को एक बहुत बड़ा डिसाइसिव स्टेप लेने पर मजबूर कर दिया। और वो कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की इस बेलगाम पावर पर लगाम लगाना। और पता ही एक ऐतिहासिक पल क्यों था? क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार अपनी ही एक कंपनी के काम में सीधे सीधे दखल दे रही थी। तो सवाल ये उठता है कि इस कानून में आखिर था क्या? ऐसा क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि सत्ता की ये नए नियम आखिर थे क्या। तो देखिए, इस एक्ट को आप 4 बड़े पिलर्स पर टिका हुआ समझ सकते हैं। पहला, बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। ये भारत में ब्रिटिश पावर का नया सेंटर पॉइंट था। दूसरा, उसकी मदद करने और उस पर नजर रखने के लिए 4 मेंबर्स की एक सुप्रीम काउंसिल बनाई गई। तीसरा, जस्टिस के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और चौथा, कंपनी के बिजनेस और करप्शन को रोकने के लिए एकदम सख्त नियम बनाए गए। और इस पूरे नए सेटअप के जो पहले बॉस बने, यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये एक बहुत ही हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट थी जिसने भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया चेहरा दिया। लेकिन क्या ये एक्ट एकदम परफेक्ट था? क्या ये हर मर्ज की दवा साबित हुआ? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि इस एक्ट ने जितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व की, उतनी ही नई प्रॉब्लम्स खड़ी भी कर दी। चलिए देखते हैं कि जमीन पर असल में हुआ क्या। अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत में पहली बार ब्रिटिश पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश हुई। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के जरिए जो अलग अलग ब्रिटिश इलाके थे, उन्हें एक सिस्टम के नीचे लाने की शुरुआत हुई। दूसरा बड़ा पॉजिटिव था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का बनना। इसने पहली बार एक फॉर्मल जस्टिस सिस्टम की नींव रखी। मतलब रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, वो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ। हाँ, भले ही शुरुआत में ये कागजों पर ज्यादा था, पर शुरुआत तो हुई। लेकिन इस एक्ट के डिजाइन में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट। सोचिए, एक तरफ तो गवर्नर जनरल को एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बना दिया और दूसरी तरफ उसकी अपनी काउंसिल को ही पावर दे दी कि वो उसे रोक सकती है, उसके फैसलों को चैलेंज कर सकती है। अब इसका नतीजा क्या होगा? जाहिर है, लगातार टकराव और हर फैसले में बेहिसाब देरी। तो कुल मिलाकर देखें तो इस एक्ट की 2 सबसे बड़ी कमजोरियां उभरकर सामने आईं। पहली तो यही, गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार एकदम बेकार कर दिया। और दूसरी, सुप्रीम कोर्ट की पावर कितनी है और कहां तक है, ये क्लियर ही नहीं था। इसकी वजह से कोर्ट खुद ही झगड़ों का सेंटर बन गया। लेकिन इन सारी कमियों, इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस एक्ट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि
अपनी तमाम गलतियों के साथ इसने अनजाने में ही भारत में एक बहुत बड़े ब्रिटिश एम्पायर का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। ये जो बात है ना, ये इस एक्ट के असर को एकदम सही तरीके से बयां करती है। ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक फॉर्मल एम्पायर बनाने की दिशा में उठाया गया पहला और शायद सबसे जरूरी कदम था। आगे जितने भी कानून बने, जितने भी सुधार हुए, उन सबका बेस इसी एक्ट ने तैयार किया। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या रेगुलेटिंग एक्ट का असली मकसद सिर्फ एक बिगड़ी हुई कंपनी को सुधारना था, या फिर ये भारत पर पूरी तरह कब्जा करने की एक सोची समझी पहली सीढ़ी थी? इसका जवाब शायद इतिहास की गहरी परतों में ही कहीं छिपा है। नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे कानून पर नजर डालने वाले हैं जिसने ब्रिटेन और भारत के रिश्ते की पूरी तस्वीर ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। एक ऐसा कानून जिसने इतिहास का रुख मोड़ने में एक बहुत बड़ा किरदार निभाया। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर कोई कंपनी इतनी ताकतवर हो जाए कि वो खुद एक सरकार की तरह काम करने लगे, तो फिर एक असली सरकार उसे कैसे काबू में लाएगी? बस यही वो चुनौती थी जिसका सामना उस वक्त की ब्रिटिश संसद कर रही थी। तो बात है 18वीं सदी के आखिर की। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापार करने वाली कंपनी नहीं रह गई थी। वो कह सकते हैं कि एक राज्य के भीतर ही एक और राज्य बन चुकी थी। संसद ने 1773 में इसे कंट्रोल करने की एक कोशिश तो की, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। संकट का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी बिना किसी असरदार सरकारी निगरानी के भारत के विशाल इलाकों पर हुकूमत कर रही थी। जाहिर है, मांग उठने लगी कि अब एक बहुत बड़े और कड़े कदम की जरूरत है। और इसी माहौल में, इसी जरूरत के जवाब में सामने आया पिट्स इंडिया एक्ट। ये सरकार का उस बेकाबू हो चुकी कंपनी की समस्या का एक निर्णायक और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत समाधान था। इस नए कानून का मकसद एकदम साफ था। कंपनी की जो राजनीतिक ताकत थी, उसे ब्रिटिश क्राउन के नीचे लाना। मतलब अब फैसले कंपनी के डायरेक्टर नहीं, बल्कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार करने वाली थी। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? सरकार ने कंपनी को पूरी तरह से टेक ओवर नहीं किया, बल्कि पावर शेयरिंग का एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं पेचीदा सिस्टम बनाया। और इसी को नाम दिया गया दोहरी शासन प्रणाली या ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का। अब इसमें दिलचस्प बात ये थी कि सरकार ने सारे बड़े बड़े मामले जैसे कि सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अपने हाथ में ले लिए, जबकि कंपनी को व्यापार और रोजमर्रा के काम करने की छूट दी गई। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। तो इससे पार का बंटवारा कैसा दिखता था? देखिए, एक तरफ था सरकार का बनाया हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो सभी राजनीतिक, सैन्य और राजस्व से जुड़े बड़े फैसलों पर नजर रखता था, और दूसरी तरफ थी कंपनी की अपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसकी ताकतें अब बहुत कम कर दी गई थी और वो मुख्य रूप से सिर्फ व्यापार संभाल रही थी। अगर आसान भाषा में समझें तो सरकार अब चेयरमैन बन गई थी और कंपनी बस एक CEO बनकर रह गई थी। तो ये जो नई पावर थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये थी क्या? दरअसल एक्ट के तहत लंदन में 6 सदस्यों की एक नई बॉडी बनाई गई। यही वो बॉडी थी जिसके जरिए सरकार भारत से जुड़े मामलों को सीधे सीधे कंट्रोल करती थी। मतलब भारत से जुड़ी हर बड़ी पॉलिसी अब यहीं से तय होनी थी। और बात सिर्फ लंदन तक ही सीमित नहीं थी। भारत में भी एक बड़ा बदलाव किया गया। प्रशासन को ज्यादा सेंट्रलाइज और मजबूत बनाने के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों को घटाकर 3 कर दिया गया। इसका सीधा मतलब था कि गवर्नर जनरल की ताकत काफी बढ़ गई और अब वो ज्यादा आसानी से और तेजी से फैसले ले सकता था। तो ये तो हो गई एक्ट की मोटी मोटी बातें, लेकिन इसका दूर तक क्या असर हुआ? इसने भारत के भविष्य को कैसे गढ़ा? चलिए अब उस पर आते हैं। तो देखिए, ये एक्ट असल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव का एक बहुत जरूरी पत्थर साबित हुआ। पहला, इसने गवर्नर जनरल के हाथों में ताकत देकर शासन को सेंट्रलाइज किया। दूसरा, इसने पहली बार आधिकारिक तौर पर कंपनी के भारतीय इलाकों पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार स्थापित किया। और तीसरा, इसी ढांचे ने आगे चलकर भारत में सीधे ब्रिटिश हुकूमत का रास्ता तैयार किया। ये एक लाइन इस एक्ट के असर को बिल्कुल साफ कर देती है। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि भारत में असली शासक कौन था।
सत्ता अब पूरी तरह से कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सरकार के पास आ चुकी थी। और बस यहीं पर कहानी पूरी तरह बदल गई। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब भारत पर कमर्शियल कॉलोनियलिज्म की जगह फॉर्मल इंपीरियलिज्म ने ले ली। अब भारत पर कोई ट्रेडिंग कंपनी राज नहीं कर रही थी, बल्कि सीधे सीधे ब्रिटिश स्टेट हुकूमत कर रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसा कि अक्सर होता है, हर समाधान अपने साथ नई समस्याएं लेकर आता है। तो चलिए अब इस सिस्टम की उन दरारों को देखते हैं जो आगे चलकर बड़ी खामियां बनी। सबसे बड़ी दिक्कत ही पावर का बंटवारा। मतलब कागज पर तो कह दिया कि ये सरकार का काम है और ये कंपनी का, लेकिन असलियत में दोनों के बीच जिम्मेदारियों की लाइन बहुत धुंधली थी। इसका नतीजा लगातार टकराव और एडमिनिस्ट्रेशन में ढीलापन। दूसरी बड़ी समस्या थी करप्शन। एक्ट का एक मकसद था कंपनी के अफसरों पर लगाम लगाना, उनके भ्रष्टाचार को रोकना, लेकिन ये एक्ट इसमें कुछ खास कामयाब नहीं हो पाया। भारत में कंपनी के अधिकारियों के बीच सत्ता का गलत इस्तेमाल और भ्रष्टाचार उसी तरह चलता रहा। और इन सब का नतीजा क्या निकला? एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिस्टम। सोचिए, दो बॉस हैं, लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। भारत में बैठा अधिकारी किसकी सुने? इससे फैसले लेना बहुत मुश्किल हो गया और पूरा शासन तंत्र उलझ कर रह गया। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट असल में था क्या? क्या ये एक बेलगाम कंपनी पर सरकारी नियंत्रण का एक शानदार समाधान था, या फिर इसने बस एक नई और ज्यादा पेचीदा किस्म की कंफ्यूजन की शुरुआत की थी? सच शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं है, और इसका असली असर क्या था, ये आज भी एक बहस का मुद्दा है। चलिए आज जरा 1793 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। ये वो कानून था जिसने ब्रिटिश भारत में पावर का पूरा गेम ही बदल दिया था। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि एक ब्लूप्रिंट था, एक कंपनी को एक साम्राज्य के सबसे ताकतवर औजार में बदलने का। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं, असल में ब्रिटिश इंडिया को चला कौन रहा था? क्या वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो बस अपना फायदा देख रही थी, या फिर वो ब्रिटिश साम्राज्य था जो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था? और यही वो सवाल है जिसके बिल्कुल सेंटर में ये एक्ट आता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को रिन्यू करने का टाइम आ गया है। लेकिन रुकिए, इस बार शर्तें बिल्कुल बदलने वाली थीं। ये कोई मामूली रिन्यूअल नहीं था। अब पहली नज़र में तो ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी खबर लगती है ना, कि चलो भारत में राज करने और व्यापार पर अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए 20 साल और मिल गए। मगर जैसा कहते हैं ना, हर चीज़ की एक कीमत होती है, और इस एक्सटेंशन की कीमत बहुत बड़ी थी। और कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। यह एक्ट सिर्फ एक रिन्यूअल नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक साफ साफ पैगाम था कि अब असली बॉस कौन है। तो सबसे जरूरी बात यह थी कि कंपनी को शीशा दिखा दिया गया। उन्हें यह एहसास कराया गया कि वो कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, वो तो बस ब्रिटिश क्राउन के एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, मालिक के तौर पर नहीं। और ये बात एक्ट के शब्दों में ही बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी कि क्राउन के विषयों द्वारा संप्रभुता का अधिग्रहण क्राउन की ओर से है, न कि अपने अधिकार में। इसका मतलब बिल्कुल सीधा था, भारत में जो भी जमीन जीती जाएगी या जो भी पावर हासिल होगी, वो कंपनी की नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन की होगी। ये एक जबरदस्त पावर शिफ्ट था। तो क्राउन ने अपनी सुप्रीम पावर तो दिखा दी, लेकिन अब अगला कदम क्या था? अगला कदम था भारत के अंदर कंट्रोल को सेंट्रलाइज करना, और ये सारी ताकत एक इंसान के हाथों में दी गई। और इस कंट्रोल को जमीन पर उतारने के लिए गवर्नर जनरल के रोल को कह सकते हैं सुपरचार्ज कर दिया गया। उसे वो अधिकार दिए गए जो पहले कभी किसी के पास नहीं थे। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। 1793 से पहले गवर्नर जनरल को कोई भी फैसला लेने के लिए अपनी काउंसिल की मेजॉरिटी पर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन इस एक्ट के बाद उसे अपनी काउंसिल के फैसलों को वीटो करने यानी खारिज करने का अधिकार मिल गया। अब वो सिर्फ टीम का कैप्टन नहीं बल्कि असली बॉस था। और ये पावर सिर्फ बंगाल तक ही नहीं रुकी। गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के ऊपर भी पूरा कंट्रोल दे दिया गया। मकसद साफ था, एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर बनाना, ताकि पूरे ब्रिटिश भारत को एक जगह से कंट्रोल किया जा सके। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि कंट्रोल का असली खेल तो अक्सर वहीं होता है ना? चलिए देखते हैं कि कैसे क्राउन ने कंपनी के खजाने पर अपनी पकड़ मजबूत की। अब कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के बिल्स भी चुकाने थे। और सबसे मजेदार बात यह थी कि उन्हें उन लोगों की तनख्वाह देनी पड़ रही थी जो उन पर नजर रख रहे थे।
तो देखिए, कंपनी पर दोहरा बोझ था। एक तरफ उन्हें कंट्रोल बोर्ड की सैलरी देनी थी, मतलब अपनी ही निगरानी का खर्चा उठाना था, और दूसरी तरफ अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए उनके डिविडेंड को भी 10% तक बढ़ाने की इजाजत मिल गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इन सबके ऊपर कंपनी को भारत के रेवेन्यू से हर साल 5 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को चुकाने थे। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। ये भारत से ब्रिटेन की तरफ पैसे के सीधे बहाव को साफ साफ दिखाता है। तो हमने सत्ता देख ली, पैसा देख लिया, लेकिन इस एक्ट ने भारत में काम करने का यानी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा तरीका ही बदल डाला, और इसके नतीजे बहुत दूर तक गए। अब बड़े बड़े अधिकारी बिना परमिशन के भारत छोड़कर नहीं जा सकते थे। अगर गए तो उसे इस्तीफा माना जाता था। इससे भी जरूरी ये था कि रेवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्स वसूलने के काम को जुडिशरी यानी न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। मतलब जो टैक्स ले रहा है वो आपका जज नहीं हो सकता था। और इसी के साथ माल अदालतें भी खत्म हो गई। अब इस एक्ट में एक और क्लॉज था जो उस वक्त शायद बहुत बड़ा न लगा हो। कंपनी को ये अधिकार मिला कि वो प्राइवेट लोगों और अपने कर्मचारियों को प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड के लिए लाइसेंस दे सकती है। और जानते हैं इस छोटे से लगने वाले नियम का नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा नतीजा जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। इसी लाइसेंसिंग सिस्टम ने चीन में अफीम के व्यापार का वो दरवाजा खोला जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो 1793 का चार्टर एक्ट सिर्फ एक चार्टर का रिन्यूअल नहीं था, ये एक ऐलान था कि भारत में असली पावर किसके हाथ में है। इसने एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया और अनजाने में ही सही, लेकिन उन ग्लोबल घटनाओं की नींव रखी जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये एक्ट हमें एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें कॉर्पोरेट पावर और स्टेट पावर के बीच की धुंधली लकीरों के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस वक्त भी जरूरी था और शायद आज भी उतना ही जरूरी है। नमस्कार। आज की कहानी इस बारे में है कि कैसे एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी की किस्मत ब्रिटिश संसद में पास हुए सिर्फ 2 कानूनों ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी के कायापलट की, व्यापार से शासन तक। और जानते हैं ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? यूरोप में चल रहे एक युद्ध से, जो हिंदुस्तान का भविष्य बदलने वाला था। अब सवाल ये उठता है कि भाई यूरोप के युद्ध का हिंदुस्तान से क्या लेना देना? सुनने में तो ये बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? पर असल में ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी थी। चलिए इस कनेक्शन को ही समझते हैं। तो उस समय के सबसे बड़े खिलाड़ी से मिलते हैं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से। एक ऐसी जबरदस्त ताकत जिसका एकाधिकार अब खतरे में था, उस पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। देखिए, सदियों से ईस्ट इंडिया कंपनी का एशिया के साथ होने वाले हर ब्रिटिश व्यापार पर एक छत्र राज था। ये कोई आम कंपनी नहीं थी, ये अपने आप में एक पूरा व्यावसायिक साम्राज्य थी। इसकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। तो 1800 के दशक की शुरुआत में कंपनी का व्यापार पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन फिर 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम शुरू कर दिया। ये असल में ब्रिटिश सामानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रतिबंध था, जिसने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए यूरोप के लगभग सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं, तो उन्होंने एशिया के बाजारों की तरफ देखना शुरू किया, जो तब तक सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए ही खुले थे। और इसी दबाव का नतीजा था ब्रिटिश संसद का एक ऐतिहासिक फैसला, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और ये वो पहला डोमिनो था जो गिरने वाला था, और इसके साथ बहुत कुछ बदलने वाला था। तो इस एक्ट ने आखिर किया क्या? इसने सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि जो एकाधिकार 1813 से पहले पूरी तरह कंपनी का था, उसे तोड़ दिया गया। अब बाजार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए एक लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत खोल दिया गया। लेकिन हाँ, 2 चीजें कंपनी के हाथ में ही रहीं, चाय का व्यापार और चीन के साथ होने वाला व्यापार। पर ये एक्ट सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं था, इसने भारत की राजनीति को भी बहुत गहरे तक प्रभावित किया। देखिए, कंपनी का शासन तो अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, पर साथ में एक बड़ी शर्त भी थी कि भारत में जो भी ब्रिटिश क्षेत्र हैं, उन पर आखिरी अधिकार हमेशा ब्रिटिश क्राउन का ही होगा। इतना ही नहीं, स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने की शक्ति दी गई, और सबसे जरूरी बात ये थी कि पहली बार ब्रिटिश भारत की संवैधानिक स्थिति को साफ साफ परिभाषित किया गया।
इस एक्ट का असर सिर्फ व्यापार और राजनीति तक ही नहीं रुका, इसकी कुछ ऐसी लहरें भी उठी जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ जहां कंपनी का एकाधिकार तोड़ा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके मुनाफे को भी सुरक्षित किया जा रहा था। कंपनी का डिविडेंड 10.5% पर फिक्स कर दिया गया ताकि उसके शेयरधारकों को कोई नुकसान ना हो। इस एक्ट ने एक और बहुत बड़ा सामाजिक दरवाजा खोला। इसने ईसाई मिशनरियों को आधिकारिक तौर पर भारत आने की इजाजत दे दी ताकि वे यहाँ धार्मिक प्रचार और शिक्षा का काम कर सकें। और इसी के चलते ब्रिटिश भारत के लिए कलकत्ता में एक बिशप की नियुक्ति भी की गई। और ये देखिए, 1,00,000 रुपए उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसे हर साल भारतीय साहित्य और विज्ञान की तरक्की पर खर्च करने का आदेश दिया गया था। ये एक साफ इशारा था कि कंपनी को अब सिर्फ एक व्यापारी की तरह नहीं, बल्कि एक शासक की तरह भी जिम्मेदारियां दी जा रही थीं। और यहीं से जन्म हुआ एक बहुत बड़ी बहस का, द ग्रेट एजुकेशन डिबेट। ये बहस तब और तेज हो गई जब अगला चार्टर रिन्यूअल यानी 1833 का समय पास आया। और सवाल बिल्कुल सीधा और बहुत बड़ा था, क्या एक व्यापार करने वाली कंपनी की जिम्मेदारी एक पूरे देश को शिक्षित करने की होनी चाहिए? इस सवाल पर दो पक्ष आमने सामने खड़े थे। एक तरफ थे मिशनरीज, जिनका कहना था हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। वो इसे भारतीय लोगों को शिक्षित करने और धर्म का प्रचार करने का अपना नैतिक और धार्मिक कर्तव्य समझते थे। वहीं दूसरी तरफ थी कंपनी, जिसका साफ कहना था नहीं, उनके लिए ये उनके व्यापारिक काम से बिल्कुल बाहर का मामला था। कंपनी ने अपने विरोध में 3 बड़ी दलीलें दीं। पहली कि उस समय तो इंग्लैंड में भी शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, तो फिर यहाँ क्यों हो। दूसरी वजह जाहिर है पैसा। कंपनी पूरे देश की शिक्षा का इतना भारी भरकम वित्तीय बोझ उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। और तीसरी और शायद सबसे अजीब दलील ये थी कि भारत के स्थानीय लोगों को इस विषय में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं है। लेकिन कंपनी के इतने विरोध के बावजूद बाहरी दबाव इतना जबरदस्त था कि आखिरकार उसे भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ी। तो इस तरह बस 2 दशकों के अंदर इन कानूनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा स्वरूप ही बदल डाला था। ये बदलाव बहुत गहरा था। जरा सोचिए, जो कंपनी सिर्फ व्यापार और मुनाफे पर ध्यान देती थी, वो अब प्रशासन और शासन चलाने लगी थी। जो कभी सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर थी, वो अब कानून, टैक्स और यहाँ तक कि शिक्षा के लिए भी जिम्मेदार बन गई थी। असल में वो एक प्राइवेट कंपनी से बदलकर ब्रिटिश क्राउन की एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी बन चुकी थी। और इस तरह वो डोमिनो इफेक्ट पूरा हो चुका था। यूरोप के एक युद्ध से जो व्यापारिक विवाद शुरू हुआ था, उसने न सिर्फ एक कंपनी को पूरी तरह से बदल दिया, बल्कि भारत में ब्रिटिश राज की नींव भी तैयार कर दी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर होता क्या है जब व्यापार का काम शासन का काम बन जाता है? आज हम एक ऐसे कानून की बात करेंगे, एक ऐसा एक्ट जिसने एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी को शासक बना दिया और हिंदुस्तान की तकदीर ही पलट दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। ये सिर्फ कागज पर लिखा कोई कानून नहीं था, ये वो पल था, वो मोड़ था जब भारत को ऑफिशियली मतलब कानूनी तौर पर एक ब्रिटिश कॉलोनी घोषित कर दिया गया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन में उस वक्त क्या चल रहा था, फिर ये कंपनी जो व्यापार करने आई थी वो शासक कैसे बन गई, इसके बाद देखेंगे कि भारत में पावर को एक जगह कैसे इकट्ठा किया गया, और आखिर में इस एक्ट का हम पर मतलब भारत पर क्या असर पड़ा जो आज तक महसूस होता है। अच्छा, इस एक्ट को समझने के लिए हमें पहले भारत से हजारों मील दूर ग्रेट ब्रिटेन चलना होगा, क्योंकि इसकी असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तो देखते हैं कि उस दौर में वहां चल क्या रहा था। देखिए, कोई भी बड़ा कानून रातों रात नहीं बनता। ये एक्ट भी कोई अचानक से नहीं आ गया था। उस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति जोरों पर थी। नए नए सुधार हो रहे थे। एक तरह से कहें तो पूरे ब्रिटेन में बदलाव की हवा बह रही थी। तो सवाल यह है कि ब्रिटेन में हो क्या रहा था। असल में वहां लेसे फेयर का आइडिया जोर पकड़ रहा था, जिसका मतलब है फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार। लोग कह रहे थे कि किसी एक कंपनी की मोनोपोली क्यों हो, और तो और जो नई विग पार्टी पावर में आई थी वो भी इन्हीं सुधारों के पक्ष में थी। अब ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी पूरे भारत के व्यापार पर मोनोपोली थी, उस पर सवाल उठना तो लाजमी था। तो ब्रिटेन में चल रही इस बदलाव की आंधी का असर अब सीधा
ईस्ट इंडिया कंपनी पर पड़ना था। और इस एक्ट ने तो कंपनी का रोल, कह सकते हैं कि उसका जॉब डिस्क्रिप्शन ही पूरी तरह से बदल डाला। ये इस एक्ट का सबसे बड़ा बदलाव था। जरा सोचिए, 1833 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसका मकसद था पैसा कमाना, लेकिन इस एक्ट के बाद वो महज एक ट्रस्टी बनकर रह गई। मतलब अब वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से सिर्फ भारत पर राज करेगी। उसका व्यापार खत्म। तो असल में हुआ क्या? कंपनी की जो चीन और चाय के व्यापार पर मोनोपोली थी, वो खत्म कर दी गई। अब कंपनी का काम व्यापार करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार के लिए भारत का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना था। और एक और बड़ी बात हुई, अब कोई भी यूरोपियन भारत आकर बस सकता था, जमीन खरीद सकता था, सारी पाबंदियां हटा दी गईं। सीधे शब्दों में कहें तो इसी एक्ट ने भारत को ऑफिशियली एक ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया। ठीक है, तो अब कंपनी एक सरकार की तरह काम करने वाली थी, लेकिन सवाल ये था कि ये नया एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा कैसे? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका जवाब एक शब्द में था, सेंट्रलाइजेशन, यानी सारी पावर एक जगह। मकसद बिल्कुल साफ था, पूरे ब्रिटिश इंडिया पर एक सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी का कंट्रोल हो। जो बॉम्बे और मद्रास जैसी पावरफुल प्रेसिडेंसीज थीं, उनकी शक्तियों को कम करके सारी ताकत सेंटर में लानी थी। तो एक नया पावर स्ट्रक्चर बनाया गया। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सारी सिविल और मिलिट्री पावर इनके हाथ में। फिर इनकी एक काउंसिल जो पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बनाएगी। और इसका नतीजा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की कानून बनाने की ताकत छीन ली गई। वो अब अपने लिए कानून नहीं बना सकते थे। और इस नई और सबसे ताकतवर पोस्ट पर बैठने वाला पहला शख्स कौन था? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो इस तरह भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अब देखिए, पूरे देश पर एक जैसा राज करने के लिए कानून भी तो एक जैसे होने चाहिए ना। इसी सोच के साथ एक लॉ कमीशन बनाया गया। इसके हेड थे लॉर्ड मकैले, और इसी कमीशन के काम ने आगे चलकर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की नींव रखी। इस एक्ट में एक और बड़ी अच्छी बात कही गई थी, ये कि सिविल सर्विस की नौकरियां अब मेरिट के आधार पर मिलेंगी, ना कि किसी की जाति या धर्म देखकर। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक कोशिश थी, एक सिद्धांत था। असलियत में इसे ठीक से लागू होने में कई दशक लग गए। तो आखिर में सवाल आता है कि इस एक्ट ने हमें दिया क्या? इसकी विरासत कैसी रही? सच कहूं तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह था। कुछ अच्छी बातें भी थीं, तो कुछ बहुत ही गंभीर नुकसान भी हुए। एक तरफ देखें तो इस एक्ट ने पूरे ब्रिटिश इंडिया को एक साथ लाने का रास्ता खोला, एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, कानूनों को एक जैसा बनाने का काम शुरू किया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी था। सारी पावर एक जगह इकट्ठा होने से सेंट्रल काउंसिल पर बोझ बहुत बढ़ गया और स्थानीय ज़रूरतों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। और गवर्नर जनरल, वो तो एक तरह से एक तानाशाही बन गया, जिसके पास बेहिसाब पावर थी। हाँ, इस एक्ट का एक पॉजिटिव नतीजा ज़रूर था। इसी कानून में दिए गए एक निर्देश की वजह से साल 1843 तक भारत में स्लेवरी यानी दास प्रथा को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया। तो कुल मिला के इस एक्ट का सार क्या था? सार ये था कि अब भारत पर ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल पक्का हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अब सिर्फ एक मोहरा थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, जिसके जरिए ये कंट्रोल चलाया जा रहा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1833 का ये चार्टर एक्ट ही ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत में पहली कील थी? भले ही इस एक्ट ने कंपनी को कुछ और सालों की जिंदगी दी, लेकिन इसने कंपनी की आत्मा यानी इसका व्यापार तो छीन ही लिया था। और यहीं से कंपनी के खत्म होने की कहानी शुरू हो गई थी। नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना कुछ कानून सिर्फ कानून नहीं होते, वो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देते हैं। और 1853 का चार्टर एक्ट बिल्कुल वैसा ही एक कानून था। कहने को तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का एक और रिन्यूअल था, पर असल में ये उसके अंत की शुरुआत थी। अब इस एक्ट में एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब बात थी। देखिए, इससे पहले जितने भी चार्टर एक्ट आए थे, वो सब 20 साल की फिक्स टाइम लिमिट के साथ आते थे। लेकिन इस बार कोई टाइम लिमिट नहीं थी। कंपनी का शासन बस बढ़ा दिया गया, अनिश्चित काल के लिए। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है ना, कि आखिर ब्रिटिश संसद ने ऐसा किया क्यों? मतलब एक तरफ तो कंपनी का चार्टर रिन्यू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसे किसी भी पल खत्म करने की पावर अपने पास रख ली।
तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सवाल का जवाब छिपा है उस वक्त के भारत के नक्शे में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी और उनके दौर में ब्रिटिश राज भारत में बहुत तेजी से फैल रहा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये इतना बड़ा साम्राज्य एक बहुत ही पुराने, एक तरह से चरमराते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर टिका था और वो सिस्टम अब टूटने की कगार पर था। जरा सोचिए 1833 के एक्ट के बाद सिंध और पंजाब जैसे कितने बड़े बड़े और स्ट्रेटेजिक इलाके ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गए थे। अब इतने बड़े और अलग अलग तरह के इलाकों को पुराने ढर्रे पर चलाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। तो ये साफ था कि एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी। और वही बड़ा बदलाव आया 1853 के एक्ट के रूप में। ये सिर्फ एक मामूली कानून नहीं था, बल्कि ये गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट था। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने शायद अनजाने में ही भारत में एक मॉडर्न सरकार की नींव रख दी। तो इस एक्ट का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम क्या था? वो था सेपरेशन ऑफ पावर्स। आसान भाषा में कहें तो कानून बनाने का काम यानी लेजिस्लेटिव फंक्शन और कानून को लागू करने का काम यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इन दोनों को पहली बार फॉर्मली अलग अलग किया गया। और ये भारत में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ बढ़ाया गया पहला बहुत बड़ा कदम था। इससे पहले तक क्या होता था? गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानून बनाने के लिए सिर्फ 6 लोग होते, लेकिन इस एक्ट ने इस नंबर को सीधे डबल कर दिया, 12। और ये सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं था, ये गवर्नेंस की पूरी सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। तो सवाल ये है कि ये 12 लोग थे कौन? देखिए, इसमें गवर्नर जनरल थे, उनके कमांडर इन चीफ थे, उनकी काउंसिल के 4 मेंबर्स थे और साथ में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक और जज भी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडिशन था वो था 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का। और ये वाकई एक हिस्टोरिक मोमेंट था। पहली बार इंडिया की सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी में लोकल रिप्रेजेंटेशन को जगह दी गई। हाँ, ये बात सही है कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे तो अंग्रेज ही, लेकिन वो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की लोकल सरकारों से आए थे। तो एक कोशिश थी कि जमीनी हकीकत को भी सेंट्रल पॉलिसी में शामिल किया जाए। अच्छा, अब आते हैं इस एक्ट के दूसरे बड़े रिफॉर्म पर, और वो था सिविल सर्विसेज। देखिए, 1853 से पहले सिस्टम क्या था? कंपनी के डायरेक्टर्स अपनी जान पहचान वालों को, अपनी पसंद के लोगों को नौकरी पर रख लेते थे। मतलब नौकरी उसको मिलती थी जिसको आप जानते हैं। लेकिन अब सिस्टम पूरी तरह बदल गया। अब फोकस इस पर था कि आप क्या जानते हैं। और इस बदलाव के पीछे सोच थी मैकाले कमेटी की। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे काबिल लोगों को ही चुना जाए। तो इस पूरे भाई भतीजावाद को खत्म करने और मेरिट को लाने के लिए 2 बड़े कदम उठाए गए। पहला, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट करने का हक ही छीन लिया गया, और दूसरा, एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू किया गया। और ये एग्जाम कम से कम थ्योरी में तो इंडियंस के लिए भी खुला था। तो अब जरा इन सारे बदलावों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन, दूसरी तरफ सिविल सर्विस से कंपनी का कंट्रोल खत्म होना, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। वो ये कि सत्ता धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के पास जा रही थी। और इसका एक और पक्का सबूत मिलता है कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के स्ट्रक्चर में। उनके मेंबर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। लेकिन असली खेल नंबर में नहीं था। असली खेल ये था कि इन 18 में से 6 मेंबर्स को अब सीधे ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करने वाला था। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना? कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं और डायरेक्टर्स के बोर्ड में क्राउन के लोग। इसका सीधा मतलब था कि कंपनी अब अपनी मर्जी की मालिक नहीं थी, वो अब ब्रिटिश सरकार की निगरानी में एक तरह से उधार के समय पर राज कर रही थी, और इस राज को कभी भी खत्म किया जा सकता था। तो ठीक है, इस एक्ट ने कंपनी का भविष्य तो लिख ही दिया, लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी एक बहुत गहरी छाप हमारे आज के भारत पर भी पड़ी है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि 1853 की वो गूंज आज भी हमें कैसे और कहाँ सुनाई देती है। अगर हम संक्षेप में देखें तो इस एक्ट ने मॉडर्न इंडिया को 4 बड़ी चीजें दी। 1, पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव। 2, मेरिट पर आधारित सिविल सर्विस। 3, सेंटर में लोकल रिप्रेजेंटेशन का आइडिया। और 4, असम और बर्मा जैसे नए प्रांत बनाने का रास्ता।
और ये कनेक्शंस वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। 1853 की वो छोटी सी लेजिस्लेटिव काउंसिल आज के हमारी पार्लियामेंट का एक शुरुआती मॉडल थी। उस वक्त जो सिविल सर्विस का कंपटीशन शुरू हुआ वो आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की लीड है। और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का वो जो आइडिया था वो आज भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में रीजनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल में जिंदा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या 1853 का एक्ट सच में भारत में गवर्नेंस को सुधारने की एक कोशिश थी, या फिर ये ब्रिटिश क्राउन का ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीनने का एक बहुत ही सोचा समझा शांत तरीका था? शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं छोड़ते हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि ये कंपनी इतनी ताकतवर हो जाए कि वो एक पूरे उपमहाद्वीप पर, मतलब एक सब कॉन्टिनेंट पर राज करने लगे, और फिर अचानक सिर्फ 1 साल के अंदर उससे सब कुछ छीन लिया जाए? जी हाँ, ये कहानी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। एक ऐसा कानून जिसने कॉरपोरेशन के राज को खत्म किया और एक पूरे एम्पायर का सीधा शासन शुरू कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए बनी थी, एक पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर अपना कंट्रोल खो बैठी? बस इसी सवाल का जवाब हमें सीधा 1858 के उस मशहूर एक्ट तक ले जाएगा। और देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक साम्राज्य को लगे एक बहुत ही जोरदार झटके से। तो आखिर क्या था वो झटका? वो कौन सी घटना थी जिसने इतने बड़े बदलाव की नींव रख दी? वो झटका था 1857 का विद्रोह। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। इसने लंदन में बैठे हुक्मरानों को ये साफ साफ दिखा दिया कि भाई, एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी एक देश को चलाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस विद्रोह के बाद ब्रिटेन में तो जैसे भूचाल आ गया। गुस्सा एकदम उबाल पर था। वहां के अखबारों में हेडलाइंस छप रही थीं कि ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी की लालची और गलत नीतियों की वजह से हुआ है। बहस छिड़ गई कि भाई, एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में करोड़ों लोगों की किस्मत को ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है। अब एक नई, एक ज्यादा जिम्मेदार सरकार की मांग जोर पकड़ रही थी। और इस बढ़ती हुई मांग का नतीजा क्या निकला? शायद इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट टेकओवर। जी हां, ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल अब खत्म होने वाला था। अच्छा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक प्राइवेट कॉरपोरेशन थी। एक ऐसी कंपनी जिसने सदियों तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंट का काम किया। इसकी ताकत, इसका प्रभाव बेमिसाल था। लेकिन अब इसका वक्त पूरा हो चुका था। तो 1858 के एक्ट का सबसे पहला काम ही यही था, कंपनी को खत्म करो। पावर का ट्रांसफर बिल्कुल क्लियर था। ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी और ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की सरकार सीधे सीधे राज करेगी। और इसी एक्ट के साथ एक और बड़ी चीज हुई। ब्रिटेन की जो महारानी थी, क्वीन विक्टोरिया, उन्हें भारत की साम्राज्ञी का टाइटल दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे ये जो पावर ट्रांसफर था, ये सिर्फ एक सरकारी बदलाव नहीं रहा, बल्कि एक पर्सनल, एक डायरेक्ट कनेक्शन बन गया। तो ठीक है, कंपनी तो चली गई। अब उसकी जगह कौन आया? भारत के लिए एक बिल्कुल नया सरकारी ढांचा तैयार किया गया। तो चलिए देखते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर दिखता कैसा था। तो सबसे पहला काम, पुरानी कंफ्यूजिंग व्यवस्था को हटाया गया। देखिए, कंपनी के राज में ना एक डुअल कंट्रोल का अजीब सा सिस्टम था। एक तरफ थे कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी तरफ सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब कौन क्या कर रहा है, किसको रिपोर्ट कर रहा है, बड़ा कंफ्यूजन था। तो इस एक्ट ने इस पूरे कंफ्यूजन को ही खत्म कर दिया, दोनों को अबॉलिश कर दिया गया। और इसकी जगह जो नया सिस्टम आया वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। अब पावर की एक सीधी चेन ऑफ कमांड थी जो लंदन से भारत तक जाती थी। कैसे? देखिए, सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन और पार्लियामेंट, उनके ठीक नीचे एक नया पावरफुल मंत्री बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। फिर भारत में उनका नुमाइंदा वाइसरॉय, और वाइसरॉय के नीचे पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एकदम सीधा हिसाब। अब इस पूरे नए सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट था वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद। जरा सोचिए, ये कितना पावरफुल पोस्ट रहा होगा। ये कोई आम ऑफिसर नहीं था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था, सीधा प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में बैठता था। मतलब भारत से जुड़े हर छोटे बड़े मामले पर आखिरी फैसला इसी का होता था। असल में लंदन और भारत के बीच की सबसे जरूरी कड़ी यही था। और इतिहास में इस पावरफुल पद को संभालने वाले जो पहले शख्स थे, उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली। अच्छा,
भारत में क्या हुआ, यहाँ जो गवर्नर जनरल का पद था उसे एक नया नाम, एक नया टाइटल भी दिया गया, वाइसरॉय। वाइसरॉय का मतलब ही होता है क्राउन का, यानी राजा या रानी का सीधा प्रतिनिधि। तो इस टाइटल से ये बात साफ हो गई कि अब भारत में जो भी हो रहा है वो सीधे सीधे ब्रिटिश राजशाही के नाम पर हो रहा है। और भारत के पहले वाइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और मजे की बात यह है कि 1857 के विद्रोह के वक्त यही गवर्नर जनरल भी थे। तो कह सकते हैं कि जिस तूफान के दौरान वो इंचार्ज थे, उसी तूफान के बाद नई व्यवस्था को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। तो ये तो हो गया नया ढांचा, लेकिन इसका भारत पर असल में असर क्या हुआ? चलिए अब इस एक्ट के जमीनी नतीजों पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा और सबसे सीधा नतीजा ये कि भारत अब ऑफिशियली एक डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। कंपनी राज का चैप्टर क्लोज और ब्रिटिश राज का नया चैप्टर शुरू। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 560 से भी ज्यादा। ये उन भारतीय रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स की संख्या थी जिन्हें कहा गया कि भाई आपका राजपाट बना रहेगा, लेकिन एक शर्त पर, आपको ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी यानी उनकी सर्वोच्चता को मानना होगा। यह असल में एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था। स्थानीय राजाओं से लड़ने के बजाय उन्हें नए सिस्टम का हिस्सा बना लो। इसके अलावा भी कुछ बहुत जरूरी पॉलिसी चेंजेस हुए, जैसे कि वो बदनाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, याद है वो पॉलिसी जिसके बहाने कई राज्यों को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था? हाँ, उसे ऑफिशियल तौर पर खत्म कर दिया गया। ये एक तरह से उन राजाओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश थी जो विद्रोह का एक बड़ा कारण थी। इसके साथ ही देश को चलाने के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज का सिस्टम बनाया गया और कहा गया कि अब भारतीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। खैर, कम से कम कागज पर तो यही कहा गया। तो कुल मिलाकर देखें तो 1858 के इस एक्ट ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी, एक ऐसी विरासत जिसके असर को आज भी महसूस किया जा सकता है। और जरा देखें कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। 1857 में विद्रोह की आग भड़की। सिर्फ एक साल बाद अगस्त 1858 में इस कानून पर शाही मोहर लग गई और उसके बस 3 महीने बाद ही 1 नवंबर 1858 से भारत में एक नए दौर की शुरुआत हो गई। जानते हैं इस कानून का ऑफिशियल नाम क्या था? एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम। ये टाइटल अपने आप में काफी कुछ कहता है, नहीं? और यही हमें हमारे आखिरी सवाल की तरफ ले जाता है। और सवाल यही है, जब एक कॉरपोरेशन की जगह एक सरकार ले लेती है तो क्या वो वाकई बेहतर सरकार होती है या फिर वो सिर्फ कंट्रोल का एक नया चेहरा होता है? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास के पन्ने आज भी हमें दे रहे हैं। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कानून की जिसने ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया, 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। सवाल यह है कि क्या यह सच में एक कदम आगे था? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इस पूरे एक्ट को समझने के लिए बस एक सवाल को पकड़ना होगा। किसी को आवाज तो दे दी जाए लेकिन ताकत न दी जाए, ये कैसे होता है? यही वो कश्मकश थी जो 1861 के इस कानून की जड़ में थी। तो शुरुआत करते हैं। ये जो एक्ट था ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव था। असल में उनका मकसद था भारत में एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके को पूरी तरह से बदल देना। कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश भारत के गवर्नेंस के सिस्टम में एक बड़ा सुधार लाने की कोशिश थी। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, मतलब जो सबसे पावरफुल बॉडी थी, उसे पूरी तरह से बदल दिया। इसका सीधा मतलब था कि जो पावर का स्ट्रक्चर था ना, उसकी नींव ही हिला दी गई। अब सवाल यह है कि यह बदलाव आया कैसे? तो इसके लिए एक नया सिस्टम लाया गया जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। देखिए, यह बहुत सिंपल था। इसमें काउंसिल के हर मेंबर को एक खास डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया गया, जैसे आज हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ वैसा ही। और ये डिपार्टमेंट्स भी देखिए कौन कौन से थे: होम, रेवेन्यू, मिलिट्री, लॉ और फाइनेंस, मतलब सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स। इससे हुआ ये कि काम में एफिशिएंसी आ गई, मतलब काम करने का तरीका बहुत बेहतर हो गया। क्यों? क्योंकि अब हर मेंबर अपने डिपार्टमेंट के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार था। चलिए अब बात करते हैं इस एक्ट के उस हिस्से की जिसे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप माना जाता है, और वो था कानून बनाने के प्रोसेस में पहली बार भारतीयों को शामिल करना। सच कहूं तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव था। और देखिए,
इस कदम की अहमियत को हम कम नहीं समझ सकते। कई लोग इसे ही भारत में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत मानते हैं, मतलब एक नए दौर की शुरुआत। जरा सोचिए इस बारे में। इतिहास में पहली बार इस कानून ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने की इजाजत दी, और इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में भारतीय भी हो सकते थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसने कानून बनाने की बहसों में भारतीयों की एंट्री के लिए दरवाजे खोल दिए थे। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े पॉजिटिव बदलाव पर। ये था सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से हटाकर राज्यों यानी प्रोविंसेस को देना। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले बॉम्बे और मद्रास के जो प्रोविंस थे, उन्हें कानून बनाने की उनकी शक्तियां वापस दे दी गईं। हाँ, वापस। इससे उन्हें अपने लोकल मामलों पर कानून बनाने का थोड़ा बहुत अधिकार मिल गया। और ये सिलसिला सिर्फ बॉम्बे और मद्रास तक ही नहीं रुका। आने वाले कुछ सालों में, जैसा कि हम देख सकते हैं, बंगाल में, फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में भी नई प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई गईं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब तक तो हमने अच्छी अच्छी बातें की। अब जरा उस पहलू को भी देखते हैं जो एक कदम पीछे ले जाता था। मतलब इस कानून की सीमाएं क्या थीं, कहां आकर तरक्की असलियत से टकरा गई। यहां पर देखिए, पावर का जो इम्बैलेंस था वो एकदम साफ दिखता है। काउंसिल्स क्या कर सकती थीं? हाँ, वो कानूनों पर बहस कर सकती थीं, सरकार को सलाह दे सकती थी। लेकिन क्या नहीं कर सकती थीं? उनके पास असली पावर तो थी ही नहीं। वो बजट को कंट्रोल नहीं कर सकती थीं, जो कि किसी भी सरकार का सबसे बड़ा हथियार होता है। और तो और, वाइसरॉय की मर्जी के बिना कोई कानून भी पास नहीं कर सकती थीं। असल में पावर पर कई तरह की पाबंदियां थीं। पहली बात तो ये कि इंडियन मेंबर्स इलेक्टेड नहीं थे, नॉमिनेटेड थे। मतलब उन्हें चुना नहीं जाता था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो जनता को नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार को जवाब देते थे। दूसरी बात, उनका रोल बस सलाह देने का था। फाइनेंस के मामलों में तो उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वाइसरॉय साहब जब चाहें काउंसिल से पूछे बिना ही ऑर्डिनेंस यानी अपना कानून जारी कर सकते थे। तो असली पावर का बैलेंस था कैसा? चलिए देखते हैं। एक तरफ थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जिनका रोल सिर्फ सलाह देना था और जहां भारतीयों को नॉमिनेट किया जाता था। और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल यानी वाइसरॉय, जिनके पास इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस लाने की ताकत, पैसों पर पूरा कंट्रोल और किसी भी कानून को रोकने के लिए वीटो पावर थी। मतलब सारा खेल तो उन्हीं के हाथ में था। तो फिर इस कानून की लेगेसी क्या है? मतलब इतिहास में इसे कैसे याद रखा जाता है? सच कहूं तो इसकी तस्वीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक ऐसी नींव थी जिसमें शुरुआत से ही कई खामियां थीं। चलिए दोनों साइड्स को एक साथ रखकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो इस एक्ट की एक दोहरी विरासत है। एक तरफ इसने गवर्नेंस में भारतीयों की भागीदारी शुरू की, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया, काम करने का तरीका भी बेहतर बनाया। ये सब अच्छी बातें थीं, लेकिन इन सब के बावजूद जो असली और आखिरी फैसला लेने की ताकत थी वो वाइसरॉय के ही हाथ में रही। तो मतलब मुद्दे की बात यह है कि ये एक्ट एक ही समय पर दो अलग अलग चीजें था। एक तरफ तो ये रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम था, लेकिन दूसरी तरफ ये इंपीरियल कंट्रोल यानी ब्रिटिश राज को बनाए रखने के लिए बहुत सोच समझकर बनाया गया एक टूल भी था। और यहीं पर हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, तो क्या 1861 का ये एक्ट सच में एक सुधार था, या फिर ये कंट्रोल करने का एक ज़्यादा स्मार्ट, एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका था? इसकी असली मंशा क्या थी? ये सोचने वाली बात है। तो चलिए आज ब्रिटिश भारत के इतिहास के एक ऐसे कानून को समझते हैं जो ना एक पहेली की तरह था। ये था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। एक ऐसा कानून जिसने भविष्य के लिए कुछ दरवाजे तो खोले, पर साथ ही कई दरवाजों पर ताला भी लगा दिया। और असल सवाल यही है, जब ताकत बांटी जाती है तो कैसे बांटी जाती है? क्या दिल खोलकर, या फिर बहुत हिसाब किताब से एक एक छोटा टुकड़ा करके? ये सवाल इस पूरे एक्ट की आत्मा है। क्या ये वाकई में भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदार बनाने की कोशिश थी, या बस बढ़ते हुए गुस्से को शांत करने का एक तरीका? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी आज की पड़ताल 4 हिस्सों में चलेगी। पहले हम देखेंगे कि ये दरवाजे में दरार पड़ी कैसे, फिर बात करेंगे कि आवाज उठाने का क्या वादा किया गया था, इसके बाद समझेंगे कि इस शक्ति की असल सीमाएं क्या थी, और आखिर में देखेंगे कि इसने भविष्य के लिए कैसी नींव रखी। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1861 के बाद से। देखिए, उस वक्त तक भारत में एक पढ़ा लिखा तबका तैयार हो चुका था।
वो अब जागरूक हो रहे थे, और वो अब सिर्फ तमाशा नहीं देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि देश कैसे चल रहा है इसमें उनकी भी कोई भूमिका हो। तो एक तरह का प्रेशर, एक दबाव बन रहा था। और इसी राजनीतिक खिंचाव से, इसी टेंशन से जन्म हुआ 1892 के एक्ट का। ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा था। उन्हें भारतीयों को ये दिखाना भी था कि हाँ, हम आपकी सुन रहे हैं, पर साथ ही ये भी पक्का करना था कि असली ताकत उनके हाथ से ना चली जाए। मतलब ये एक बहुत ही नाजुक खेल था। तो सवाल यह है कि इस नाजुक खेल में भारतीयों के हाथ आया क्या? चलिए पहले सिक्के का अच्छा पहलू देखते हैं, क्योंकि कई मायनों में ये वाकई एक बहुत ज़रूरी कदम था। इसने कुछ ऐसे अधिकार दिए जो पहले नहीं थे। तो असल में बदला क्या? पहली बात, काउंसिल्स में भारतीय गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, मतलब ज्यादा भारतीय चेहरे दिखने लगे। दूसरी चीज, एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई। अब जिला बोर्ड और यूनिवर्सिटीज जैसे संस्थान अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज सकते थे। और शायद सबसे बड़ा अधिकार जो मिला वो था बजट पर चर्चा करने का, और हाँ, सरकार से सवाल पूछने का भी। बस इसके लिए 6 दिन का नोटिस देना पड़ता था। अब देखिए, इन सुधारों का असर एक चेन रिएक्शन जैसा था। जब भागीदारी बढ़ी तो सरकार की जवाबदेही भी थोड़ी बढ़ी, और इन दोनों चीज़ों ने मिलकर भविष्य के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, मतलब एक प्रतिनिधि सरकार की नींव रख दी। हाँ, ये प्रोसेस बहुत धीमा था, पर कम से कम एक दिशा तो तय हो गई थी। लेकिन कहानी कभी भी इतनी सीधी नहीं होती है ना। जैसा कि अक्सर होता है, जो चीज एक हाथ से दी जाती है उसकी ताकत दूसरे हाथ से खींच भी ली जाती है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जानते हैं कि इस एक्ट की असली सीमाएं क्या थीं। और यहीं पर इस कानून का असली पेंच छुपा है। देखिए, भारतीयों को अपनी बात रखने के लिए एक मंच तो मिल गया था। वो बहस कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, लेकिन जो असली ताकत थी, मतलब कानून बनाने का जो आखिरी फैसला था, वो अभी भी पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के ही हाथों में था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थीं, वो एक एडवाइजरी कमेटी, मतलब एक सलाहकार समिति से ज्यादा कुछ नहीं थी। उनकी सलाह मानो या ना मानो, ये पूरी तरह से सरकार की मर्जी थी। आम जनता के लिए कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं था, और सारे बड़े फैसले लेने की ताकत अभी भी लंदन और वाइसरॉय के दफ्तर में ही थी। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसमें इतनी कमियां थीं, तो हम इसे आज याद ही क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इसकी असली विरासत इसमें नहीं है कि इसने क्या दिया, बल्कि इसमें है कि इसने भविष्य के लिए क्या रास्ता बनाया। देखिए, 1892 का ये जो एक्ट था ना, वो असल में एक पुल की तरह था। ये 1861 के छोटे से कदम और 1909 के बड़े मॉर्ले मिंटो सुधारों के बीच का पुल, ये खुद कोई मंजिल नहीं था, पर इसने आगे की मंजिल का रास्ता जरूर खोल दिया था। ये एक कैटलिस्ट था, एक उत्प्रेरक। तो कुल मिलाकर 1892 के अधिनियम का सार यही है। ये एक बहुत ही सोचा समझा, कंट्रोल किया हुआ और सतर्क कदम था। ये एक सुधार था, कोई क्रांति नहीं। ये मंजिल नहीं थी, लेकिन उस मंजिल की तरफ जाने वाले लंबे रास्ते पर एक बहुत जरूरी मील का पत्थर जरूर था। और हम अपनी बात को इसी सवाल पर आके छोड़ते हैं, क्या ये वाकई में एक सच्चा सुधार था, भारतीयों को शासन में शामिल करने की एक ईमानदार कोशिश, या फिर ये सिर्फ राष्ट्रवादी आंदोलन के बढ़ते दबाव को कम करने की एक बहुत ही चतुर राजनीतिक चाल थी? शायद इसका जवाब इन दोनों के कहीं बीच में छिपा है। नमस्ते। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत के इतिहास के एक ऐसे कानून की जिसने भारतीयों को आवाज तो दी, पर शक्ति नहीं। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाले वक्त की राजनीति की दिशा ही बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा, किसी को बोलने का हक कैसे दिया जाए बिना उसे असली ताकत दिए। यही तो मॉर्ले मिंटो सुधारों का सबसे बड़ा विरोधाभास था। तो सवाल ये है कि इन सुधारों की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए सबसे पहले उस दौर के माहौल को समझते हैं। पहला भाग, बदलाव की उठती हुई मांग। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत का समय था और भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं जोरों पर थीं। देश भर से ये मांग उठ रही थी कि भारतीयों को अपनी ही शासन में ज्यादा हिस्सेदारी मिले। इसी बढ़ते दबाव का नतीजा था कि ब्रिटिश संसद को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाना पड़ा। अच्छा, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन सुधारों में आखिर था क्या। दूसरा भाग, 1909 के सुधारों का विश्लेषण। इस एक्ट ने कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहली बात, विधान परिषदों में चुने हुए भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। फिर परिषदों के काम का दायरा भी बढ़ाया गया, मतलब अब वो बजट पर बहस कर सकते थे, प्रस्ताव पास कर सकते थे।
एक बहुत ही जरूरी और विवादास्पद चीज थी मुसलमानों के लिए एक अलग इलेक्टोरल सिस्टम की शुरुआत। और हां, पहली बार ऐसा हुआ कि वायसराय की सबसे ताकतवर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की बात कही गई। जरा सोचिए, वायसराय की उस सबसे शक्तिशाली कार्यकारी परिषद में सिर्फ एक भारतीय सदस्य। ये संख्या अपने आप में सब कुछ कह देती है। ये बस एक प्रतीक था, एक इशारा कि दरवाजा खोला तो है, पर बस जरा सा। लेकिन इन सारी सीमाओं के बावजूद इन सुधारों का एक सकारात्मक पहलू भी था जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये है हमारा तीसरा भाग, एक भारतीय आवाज का उदय। इन सुधारों का एक असर तो ये हुआ कि पढ़े लिखे भारतीयों ने राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इसने एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नींव रखी और ये भविष्य में होने वाले संवैधानिक सुधारों के लिए एक कैटलिस्ट भी बना। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि वादा क्या था और असलियत क्या थी। वादा था कि भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन हकीकत में शक्तियां बस सलाहकार की थीं। वादा था कि प्रतिनिधित्व की नींव रखी जाएगी, लेकिन आम जनता के लिए कोई सीधे चुनाव नहीं थे। और शासन में आवाज देने की बात तो थी, पर आखिरी फैसला वो हमेशा अंग्रेजों के ही हाथ में रहा। और यहीं से हम आते हैं अपने अगले हिस्से पर, जो इन सुधारों की कमियों को और साफ कर देता है। चौथा भाग, लगाम लगी हुई शक्ति। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो विधान परिषदें थी, ये बहस तो कर सकती थीं, सुझाव दे सकती थीं, लेकिन कानून बनाने की असली ताकत इनके पास थी ही नहीं। ये मुख्य रूप से सलाहकार थीं। किसी भी फैसले पर आखिरी मोहर तो ब्रिटिश सरकार की ही लगनी थी। मतलब असली कंट्रोल कभी हाथ से गया ही नहीं। और अब बात करते हैं इन सुधारों के सबसे विवादास्पद और दूरगामी परिणाम की। पांचवां भाग, विभाजन की विरासत। इस एक्ट का एक प्रमुख प्रावधान था पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली। अब ये था क्या? इसका सीधा सा मतलब ये था कि कुछ खास समुदाय, जैसे कि मुस्लिम, आम वोटरों से अलग होकर सिर्फ अपने समुदाय के प्रतिनिधियों को ही चुन सकते थे। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि इसी प्रणाली ने पहली बार राजनीतिक बंटवारे को धर्म के आधार पर एक औपचारिक रूप दे दिया। इसे राष्ट्रवादियों को कमजोर करने की एक सोची समझी चाल के तौर पर भी देखा जाता है। यहीं से सांप्रदायिक विभाजन के वो बीज बोए गए जिसका असर दशकों तक महसूस किया गया और जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस पूरे विश्लेषण को एक लाइन में समझना हो तो ये कथन बिल्कुल सटीक बैठता है। यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यह स्वशासन और एक जिम्मेदार सरकार की भारतीय राष्ट्रवादियों की मुख्य मांगों को पूरा करने में विफल रहा। तो आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार असल में थे क्या? क्या ये भारत के संवैधानिक विकास में एक जरूरी पहला कदम थे, या फिर ये बस एक सोचा समझा समझौता था जिसका असली मकसद बढ़ते राष्ट्रवादी दबाव को किसी तरह शांत करना था और सत्ता पर ब्रिटिश पकड़ बनाए रखना था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है। तो बात है साल 1919 की। ब्रिटिश भारत में एक ऐसा कानून लाया गया जिसने सब कुछ बदलने का वादा किया, भारत सरकार अधिनियम 1919। पर यह सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक पहेली की तरह था। एक तरफ इसमें उम्मीद की रोशनी थी, तो दूसरी तरफ सीमाओं की जंजीरें। असल में ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ा सवाल था कि भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदारी दी भी जाए और ना भी दी जाए। ये कैसे हो? मतलब कंट्रोल भी हाथ से ना जाए और सुधार भी दिखे। यही वो कश्मकश है जो इस पूरे कानून में हमें बार बार देखने को मिलती है, और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए जरा खोल कर देखते हैं इस कानून को। आखिर ये काम कैसे करता था, क्या था इसका पूरा सिस्टम, और इसने जमीन पर सरकार चलाने का तरीका कैसे बदला। अच्छा, इस पूरे सिस्टम के दिल में एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा आइडिया था। इसे नाम दिया गया डायरकी, या हिंदी में द्वैध शासन। इसका सीधा सा मतलब था कि प्रांतीय स्तर पर सरकार को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिससे पावर का एक अजीब सा संतुलन बना। और ये जो डायरकी थी ना, बड़ी चालाकी से डिजाइन की गई थी। देखिए कैसे। एक तरफ भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेतीबाड़ी जैसे डिपार्टमेंट्स। मतलब ये दिखाया गया कि अब आप भी सरकार चला रहे हैं। लेकिन जो असली पावर थी, मतलब पैसा, पुलिस, कानून व्यवस्था, वो सब ब्रिटिश गवर्नर ने अपनी मुट्ठी में रखा। और बात सिर्फ डायरकी पर ही खत्म नहीं हुई, कागज पर तो और भी बड़े बड़े बदलाव दिख रहे थे। जैसे सेंटर में 2 हाउस वाली एक व्यवस्था बनाई गई,
और सबसे बड़ी बात, भारत के इतिहास में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुए। साथ ही सरकारी काउंसिल्स में भारतीयों की गिनती भी बढ़ा दी गई। मतलब देखने में तो ये सब एक बहुत बड़ा कदम लग रहा था। तो सवाल ये है कि जब इतनी बंदिशें थीं, तो फिर भी इसे एक बड़ा कदम क्यों माना गया? क्यों लोगों में एक उम्मीद जगी? वो इसलिए क्योंकि ये पहली बार था जब स्वशासन का वादा इतना ठोस लग रहा था, इतना करीब लग रहा था। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये पल वाकई ऐतिहासिक था। पहली बार हिंदुस्तान में डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे। मतलब अब नेता जनता के वोट से चुने जाने थे। हाँ, ये बात सही है कि वोट डालने का हक सबको नहीं था, पर एक शुरुआत तो हुई थी। तो कुल मिलाकर ये एक्ट इतना जरूरी क्यों था? देखिए, सबसे पहली बात, ये सेल्फ गवर्नेंस की तरफ पहला पक्का कदम था। दूसरा, सरकार में भारतीयों की मौजूदगी बढ़ी। पढ़े लिखे लोगों में पॉलिटिक्स को लेकर एक नई दिलचस्पी जगी। और शायद सबसे जरूरी बात, इसने आगे के सभी संवैधानिक सुधारों के लिए एक रास्ता बना दिया। वो रास्ता जो आखिर में आजादी तक गया। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये एक दोधारी तलवार थी। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये जो नई पावर मिली थी ना, वो गंभीर शर्तों के साथ आई थी। मतलब एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से कसकर पकड़ भी लिया। तो जाहिर है मन में सवाल आता है कि ठीक है, इलेक्शन तो शुरू हो गए, पर वोट कौन दे सकता था? क्या हर कोई? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। हकीकत ये थी कि वोट देने का हक आबादी के सिर्फ एक बहुत छोटे अमीर तबके को मिला था। मतलब अगर आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, आप टैक्स भरते हैं या पढ़े लिखे हैं, तभी आप वोट दे सकते थे। और नतीजा, देश के 95% से ज्यादा जनता वोटिंग से पूरी तरह बाहर थी। सोचिए जरा। और चलिए मान भी लें कि कोई चुनाव जीत गया, तो भी क्या? उनकी ताकत बहुत लिमिटेड थी। वो ज्यादा से ज्यादा सलाह दे सकते थे। मतलब आप मीटिंग में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो गवर्नर साहब का ही होगा। एक तरह से पावर के नाम पर बस एक सलाहकार की कुर्सी दी गई थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस एक्ट ने एक और बहुत विवादास्पद चीज को बढ़ावा दिया। वो था सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम। मतलब सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग वोटिंग सिस्टम बना दिए गए। इसका असर ये हुआ कि समाज में जो बंटवारे की लकीरें की, वो और भी गहरी हो गईं। तो फिर आखिर इस कानून को क्या कहा जाए? एक असली सुधार जो लोगों को ताकत देना चाहता था, या फिर कंट्रोल बनाए रखने की एक सोची समझी चाल? सच तो ये है कि इसकी विरासत इतनी उलझी हुई है कि आज भी इस पर बहस होती है। तो यही था इस एक्ट का डबल गेम, जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। एक तरफ देखिए तो सेल्फ गवर्नेंस का सपना, डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत, और दूसरी तरफ नाम मात्र की ताकत और बहुत ही कम लोगों को वोट देने का हक, ताकि असली लगाम तो अंग्रेजों के ही हाथ में रहे। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या 1919 का ये एक्ट आज़ादी की तरफ एक सच्चा कदम था, या फिर असली आज़ादी को टालने का एक बहाना? इसका जवाब शायद इसके दोहरेपन में ही छिपा है। एक ऐसा कदम जो आगे तो बढ़ा, लेकिन पैरों में बेड़ियां डालकर। नमस्कार। सोचिए, आपको एक ऐसे देश का संविधान बनाने को कहा जाए जो अभी आज़ाद ही नहीं हुआ है। यही वो अजीब सी कश्मकश थी जिसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम का जन्म हुआ। एक ऐसा दस्तावेज जो एक ही वक्त पर आज़ादी की तरफ एक कदम भी था और नियंत्रण का एक मजबूत हथियार भी। और यही सवाल 1935 के इस एक्ट के बिल्कुल दिल में है। ये एक गहरा विरोधाभास था। एक तरफ आज़ादी देने का वादा और दूसरी तरफ कंट्रोल बनाए रखने की जिद। ये अधिनियम इसी खींचतान का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए देखते हैं कि ये खाका था कैसा। ब्रिटिश संसद ने जो ये कानून पास किया, ये भारत की आज़ादी से पहले का कह सकते हैं कि सबसे अहम और सबसे लंबा चौड़ा कानूनी दस्तावेज था। एक तरह से ये भविष्य के भारत का ब्लूप्रिंट था। देखिए, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये असल में भारत में स्वशासन की जो मांग उठ रही थी, जो आवाजें तेज हो रही थीं, उनका जवाब देने की एक बहुत बड़ी और संजीदा कोशिश थी। एक ऐसी कोशिश जिसने भारत के सियासी नक्शे को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखी। ठीक है, तो अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो वाकई में काफी प्रोग्रेसिव था, क्योंकि कई मायनों में ये एक्ट भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग थी, एक ऐसे मॉडर्न देश की नींव जिसे हम आज जानते हैं। तो क्या क्या था इसमें? देखिए,
हमें एक मॉडर्न देश की पहली झलक यहीं मिलती है। एक फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब केंद्र और राज्यों वाला ढांचा, प्रांतों को ज्यादा अधिकार दिए गए जिसे कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अपना एक सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक फेडरल कोर्ट भी। ये सिर्फ सुधार नहीं थे, ये एक आने वाले संविधान की बुनियाद के पत्थर रखे जा रहे थे। पहली बार एक ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया कागज पर उतारा गया था। और अब बात करते हैं सियासत में लोगों की भागीदारी की। जो आंकड़ा अब सामने आएगा वो वाकई चौंकाने वाला है। इस एक्ट ने वोट देने वालों की संख्या 70 लाख से बढ़ाकर सीधे 3.5 करोड़ कर दी। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारतीय राजनीति में एक भूचाल जैसा था। लाखों लाखों लोगों को पहली बार अपनी आवाज चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने का मौका मिल रहा था। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना? यहां भी था। हर अच्छे कदम के साथ एक शर्त जुड़ी हुई थी। जो भी ताकत दी जा रही थी उसके साथ एक छोटा सा स्टार लगा था, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला। और वो शर्तें ये पक्का कर रही थीं कि असली कंट्रोल वो तो ब्रिटिश हाथों में ही रहे। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। वादा किया गया कि भारतीय नेता प्रांतों पर शासन करेंगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि हर प्रांत में एक ब्रिटिश गवर्नर बैठा था जिसके पास अल्टीमेट वीटो पावर थी। मतलब आप सोचिए, भारतीय मंत्री कानून बना रहे हैं और गवर्नर साहब जब चाहें एक झटके में उसे खारिज कर सकते हैं। ये तो वो बात हुई कि गाड़ी चलाने को तो दे दी, पर स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। अच्छा, अब उस 3.5 करोड़ के बड़े से आंकड़े पर वापस आते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ा सुधार था। लेकिन उस वक्त भारत की जो कुल आबादी थी उसके मुकाबले ये एक बहुत छोटा हिस्सा था। मतलब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यानी सबको वोट देने का अधिकार, वो अभी भी एक बहुत दूर का सपना था। सच तो ये है कि वोट डालने का हक अभी भी प्रॉपर्टी या पढ़ाई लिखाई की शर्तों से बंधा हुआ था। तो फिर असली पावर थी कहाँ? कौन से फैसले थे जो अब भी लंदन से हो रहे थे? सबसे जरूरी चीजें जैसे कि डिफेंस, देश की सुरक्षा, विदेश मामले यानी दूसरे देशों से रिश्ते, और हाँ, सबसे बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों पर किसे बिठाना है ये भी ब्रिटिश ही तय कर रहे थे। तो मतलब स्वशासन तो था, पर बस कुछ घरेलू मामलों तक ही, और उसकी भी अपनी हदें थी। और अब हम इस एक्ट के शायद सबसे विवादित और सबसे दूर तक असर डालने वाले हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा प्रावधान जिसने भारतीय समाज में जो दरारें थीं उन्हें और भी गहरा कर दिया। ये शब्द है पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये है क्या? इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब था कि किसी एक धर्म या समुदाय के वोटर सिर्फ अपने ही समुदाय के उम्मीदवार को वोट देंगे। जैसे एक मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देगा, एक सिख वोटर सिर्फ सिख कैंडिडेट को। मतलब जनरल चुनाव से अलग हर समुदाय के लिए अपनी अलग चुनावी दौड़ हो रही थी। अब जाहिर है इस सिस्टम पर बहुत सवाल उठे। आलोचकों का मानना था कि ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की सोची समझी रणनीति थी। उनका तर्क था कि ये सिस्टम लोगों को एक देश के नागरिक के तौर पर नहीं, बल्कि अपने अपने धर्म और समुदाय के सदस्य के तौर पर सोचने पर मजबूर कर रहा था, और इससे आज़ादी के लिए जो एकजुट लड़ाई थी वो कमजोर पड़ सकती थी। तो 1935 के इस एक्ट को आखिर हम देखें कैसे? क्या ये आगे बढ़ने का एक रास्ता था या फिर बांटने का एक हथियार? सच, जैसा कि अक्सर होता है, इन दोनों के कहीं बीच में है, और इसकी विरासत वो आज भी महसूस की जाती है। ये कथन इस एक्ट की पूरी कहानी को शायद सबसे अच्छे से बताता है। एक तरफ इसने भारतीयों को सरकार चलाने का तजुर्बा दिया, एक संवैधानिक ढांचा दिया, लेकिन दूसरी तरफ इसने उन बंटवारों को कानूनी रूप दे दिया जिनके नतीजे आगे चलकर बहुत दर्दनाक हुए। और हैरानी की बात देखिए कि इसी फ्लॉड ब्लूप्रिंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज़ाद भारत के संविधान की नींव बना। जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो प्रांतीय सरकारें हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सारे आइडियाज 1935 के एक्ट से ही लिए गए थे। मतलब इसने एक ढांचा तो दिया, भले ही वो खामियों से भरा हुआ क्यों ना हो। और यही सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। अगर किसी इमारत की नींव ही एक फ्लॉड नक्शे पे रखी गई हो, तो क्या उसकी दीवारों की दरारें कभी पूरी तरह से भरी जा सकती हैं? 1935 के एक्ट की विरासत भारत के सियासी और सामाजिक ताने बाने में आज भी गूंजती है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी सीधा साधा नहीं होता, और आज हम जहां खड़े हैं उसकी नींव अतीत में ही रखी गई थी।